वोकैबुलरी विद संजीव। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक ढंग से बिल्ड करो तो ये वीडियो आपके लिए बना है। Before we move further, I would like to give a short introduction of myself. My name is Sanjeev Goswami. I'm an English trainer cum counselor and author of the book Mission Vocabulary. So actually जब भी हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो है ग्रामर और एक है वोकैबुलरी। तो जहाँ तक हमारे नेटिव लैंग्वेज की बात है, हम कभी क्योंकि उसके हमें इन्वायरमेंट मिलता है चारों तरफ हमारे लोगों से जो हमारे आसपास, तो हमें उस समय कभी सोचना भी नहीं पड़ता कि उसके लिए क्या ग्रामर और क्या वोकैबुलरी, वो नेचुरली हमारे कन्वर्सेशन का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहेंगे जिसके लिए हमें इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली हमारे को कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट हमें मिल जाए। और जहाँ तक अपना स्पीकिंग की बात है कि हम कितने लोगों से इंग्लिश में बात करें, वो कई बार पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, तो हमें एक अलग तरीके से हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो नहीं तो जहाँ तक कुछ लोगों का कहना है कि जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो शायद हमें उस समय ग्रामर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अगर क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें बेसिक ग्रामर के रूल सीखने पड़ेंगे और एक बेसिक वोकैबुलरी हमारे पास होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ताकि हम अपने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकें। हो सकता है शुरू में हम जब कुछ भी बात करेंगे तो उसमें हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये ग्रामर रूल्स है तो वो हमें खुद भी अपने आप भी पता चल जाता है कि हमें ये गलती की है तो उसको हमने नेक्स्ट टाइम में इम्प्रूव करना है। तो रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के जो रूल्स है उनका बेसिकली फंक्शन यही है कि जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो उसमें टेंसेस का इम्पोर्टेंस होता है कि कौन से काल की बात हो रही है तो उस हिसाब से उस टेंस को यूज करना है, या उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये इस टाइप के रूल्स है। ये तो हम एक थोड़ा सा भी एफर्ट्स करते हैं तो सीख जाते हैं। लेकिन किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो हमें हर भाव को अपने व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड में जितनी भी तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हमारी खुद की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सबके लिए हमें कोई ना कोई वर्ड चाहिए होगा, तभी हम उस बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें हम बेसिक वोकैबुलरी से अपना काम चला सकते हैं, हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। और जब हम और आगे प्रोग्रेस कर जाते हैं तो हम एडवांस लेवल भी हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम अपनी हिंदी लैंग्वेज की भी बात करें तो हम खासकर जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में, उसमें हम जो हिंदी भी बोलते हैं तो वो काफ़ी मिक्स ऑफ लैंग्वेज है, हम प्योर हिंदी नहीं बोलते हैं, उसमें कुछ उर्दू के वर्ड, कुछ हम इंग्लिश यूज़ कर देते हैं। तो बेसिकली एक किसी भी लैंग्वेज की पूरे वोकैबुलरी को सीखने के लिए काफ़ी एफर्ट्स चाहिए, लेकिन काम चलाऊ लैंग्वेज के लिए हमारे को बेसिक वोकैबुलरी भी काफ़ी होती है। लेकिन जहाँ तक इंग्लिश की बात है, उसमें अब जब कई लोगों को, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो लोग कई बार डिफ़िकल्ट वर्ड सीख लेते हैं अलग अलग सोर्सेज से, लेकिन वो जब अपने बोलने के लिए जाते हैं तो उनको पास बेसिक वर्ड कई बार वो उनके पास नहीं होते हैं, तो उनकी फ्लुएंसी में फ़र्क पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये भी है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि बेसिक कौन से हैं, इंटरमीडिएट कौन से हैं, एडवांस कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक ऑथर हूँ, मेरी अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है मिशन वोकैबुलरी के नाम से, जो मैंने खुद ही सेल्फ पब्लिश की है, और वो अभी जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल हो जाएगी, और अभी बस वो प्रोसेस में है तो जल्दी वो अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मैं अपने बुक के बारे में डिटेल में बात किसी और अलग वीडियो में करूँगा। आज हम बात कर रहे हैं ग्रास्पिटी फार्मूला, जो एक मेथड है जिसके तरीके से हम अच्छे तरीके से एक वोकैबुलरी को सीख सकते हैं और उसको अपना लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हम किसी न किसी तरीके से अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के या लिटरेचर बुक्स पढ़ के या कोई सुन के इंग्लिश मूवी से। तो उसके बाद हम जो उस वोकैबुलरी को
सीख तो लेते हैं, बट अगर उसको हम अपनी रियल लाइफ में कन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हैं तो वो हमारे दिमाग से स्किप कर जाती है। और दूसरी चीज यह है कि इंग्लिश में अगर हम काउंट की बात करें तो लाखों वर्ड है, 1,70,000 वर्ड कहते हैं कि वो है, और उसकी एक्चुअल काउंटिंग करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उसमें एक वर्ड के आगे प्रीफिक्स लग जाता है, सोफिक्स लग जाता है, या एक वर्ब है उसकी 3 फॉर्म्स होती है, तो कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि किसको कौन से वर्ड को काउंट किया जाए। नहीं, फिर भी कहते हैं कि 1,70,000 वर्ड है एक्सपर्ट्स के हिसाब से, जिसमें से हम टेक्निकल वर्ड्स और साइंटिफिक वर्ड्स निकालते हैं तो वो हजारों की संख्या में रह जाते हैं। और अगर हम बात करें कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं जिनकी इंग्लिश एक नेटिव लैंग्वेज है, वो भी 20-25 हज़ार वर्ड से बहुत ही अच्छी इम्प्रेसिव वे में इंग्लिश बोलते हैं। तो लेकिन ये 20-25 हज़ार वर्ड के ऊपर पहुंचना भी एक काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि 20-25 हज़ार वर्ड को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना, अपनी भाषा में उसको लाना एक मुश्किल काम हो जाता है। उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ये नहीं कि हमने बीच में छोड़ दिया, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क उसमें काफ़ी चाहिए। और क्योंकि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम उस समय में, और हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारे नेटिव लैंग्वेज में चलता रहता है। अगर हम किसी से बात ना भी करें, लेकिन अगर हम सोचना भी इंग्लिश में चालू कर देंगे तो नेचुरली हमारे वर्ड बिल्ड होने चालू हो जाएंगे, हमारी लैंग्वेज में सुधार हो जाएगा, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज, जो हमारी हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज, उसमें होता रहता है। तो अब उस चीज़ को करने के लिए हम कोशिश भी करते हैं कि हम किसी के साथ में कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता। जैसे कि हमने बात की कि किसी लैंग्वेज का जो मेन एसेंस है वो उसकी वोकैबुलरी है। इवन अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो जो ग्रामर के रूल्स है वो भी डिक्शनरी में ही मिल जाएंगे, उनके भी वर्ड डिक्शनरी में मिल जाएंगे। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए वोकैबुलरी, उसकी जो है शब्दकोश, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो रही बात अब इंग्लिश की हम बात करें तो इसको जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम अलग अलग सोर्सेज से, या सपोज करो कि एक जगह में हम चीज़ों को भरते जा रहे हैं किसी कमरे में या किसी बैग में, तो अगर वो ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो हमें उनको पिक करना भी, वहाँ से हमने कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी है, वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का समाधान है, बस हमें उसके लिए खासकर और भी कई एक्शन प्लान है, बट आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रास-पीटी फार्मूला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसके द्वारा हम अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को एक बहुत ही अच्छे ढंग से प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके हम अपने बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं कि ग्रास-पीटी फार्मूला क्या होता है। और ग्रास-पीटी एक्चुअली ये एक्रोनिम है जिसके अंदर हर अल्फाबेट का एक अपना अलग मीनिंग है और उसका सिग्निफिकेंस है। तो हम एक एक करके हर अल्फाबेट को उसमें देखेंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसके हमें क्या इसका फायदा मिलता है। अब जैसे ग्रास-पीटी में सबसे पहला अल्फाबेट है जी। जी जो है, जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप। तो इसके हिसाब से, इस रूल के हिसाब से हम जब भी कोई एक नया वोकैबुलरी वर्ड सीखे तो हमें उसको ग्रुप में डालने की कोशिश करना चाहिए, या हमें देखना चाहिए कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। अब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कौन से हैं। अब जैसे अगर हम इजी सिस्टम से देखें तो जैसे वेजिटेबल्स है, सब्जियों का एक ये ग्रुप होता है जिसमें डिफरेंट टाइप की सब्जियां हैं जो हम अपना नॉर्मल एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, या फ्रूट्स, ये भी एक ग्रुप है। तो ये तो आई थिंक सबको ही मालूम रहता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, जो खासकर जिसको मेन हमारे कन्वर्सेशन में जो यूज होते हैं, हमारे फीलिंग्स, बिहेवियर्स, इमोशंस, वो सारों का वो ग्रुप थोड़ा फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी बुक की बात करी, मिशन वोकैबुलरी, तो मैंने ग्रुपिंग मेथडोलॉजी को ही उसमें यूज किया है कि हर चीज का मतलब ओवरऑल पूरी वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी का ग्रुपिंग किया है, उसमें सब ग्रुपिंग किया है, बट वो हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। और अभी फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ग्रास-पीटी फार्मूला। तो ग्रुप के अंदर में वेजिटेबल एक ग्रुप है, फ्रूट्स एक ग्रुप है, फीलिंग्स, बिहेवियर्स एटसेट्रा, इस तरह से। अब जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो ग्रुप्स होते हैं जो किसी फिजिकल चीज से बिलोंग करते हैं, जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है
वो उसको माइंड में एक इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको इमेज क्रिएट करना मुश्किल होता है। जैसे कि हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर्स, तो ये सब चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिनको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इनको थोड़ा ग्रुप करना मुश्किल होता है। तो अभी देखिए, अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स में भी 3 कैटेगरी आ जाती हैं। एक तो वो आता है सेंसेशंस। सेंसेशन जो हम अपने सेंस के द्वारा, जैसे 5 हमारी सेंस है, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग एंड टेस्ट। तो ये जो चीजें हैं जो हम अपने टच करके करते हैं वो एक्चुअली हमारी सेंसेशंस में आ जाती है। हम एक किसी चीज को टच करते हैं, हमें पता चलता है ये ठंडी है, गर्म है, या हार्ड है या सॉफ्ट है, इस तरीके से। या हम कोई चीज खाते हैं तो हमें अपने सेंस ऑफ टेस्ट से पता चलता है कि ये इसका टेस्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है। या स्मेल से पता चलता है कि कोई चीज, तो ये एक तरह से ये इसमें कहीं ना कहीं फिजिकल चीज इन्वॉल्व है। लेकिन हम बात करें जो दूसरा नंबर फीलिंग्स के अंदर आता है वो है हमारे इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। जो एक्चुअली हम जो भी हमारे इमोशंस हैं, जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस, सरप्राइज, ये सारे के सारे फियर, ये एक्चुअली हमारे माइंड में रहते हैं। इसको कोई हम फिजिकल हमारा इन्वॉल्वमेंट किसी चीज का नहीं होता। कोई हैप्पी है, सैड है, तो वो अपने माइंड के हिसाब से वो उसको पता लगाते हैं। तो वो हमारे दूसरी कैटेगरी आ जाती है फीलिंग्स में। और तीसरे की अगर हम बात करें तो वो है हमारे इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या है कि जो कुछ भी आउटर वर्ल्ड में हो रहा है, लोग कुछ भी हमारे लिए कुछ करते हैं या हम कुछ ही ऑब्जर्व करते हैं, उसका हमारे पर क्या असर होता है, उसको हम इम्प्रेशंस कहते हैं। जिसको जैसे कि अभी आप देखिए हम, और खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना कि एक्चुअली इम्प्रेशंस होते क्या है। जब हमने कोई भी अच्छी चीज देखते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, कोई अच्छी सीनरी देखते हैं, कोई परफॉर्मेंस देखते हैं, तो वो उसका हमारे पे कितना असर हुआ, इफेक्ट हुआ। तो वो इफेक्ट जो है उसके लिए हम कोई ना कोई वर्ड यूज करते हैं। कभी हम बोलते हैं कि ब्यूटीफुल, ऑसम, अमेजिंग, फैबुलस, फैंटास्टिक। कई बार सब ये लगता है सेम ही है। हाँ, ज्यादातर के केस में इम्प्रेसिव की बात होती है कि आप कितने तरीके से इम्प्रेस हुए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं और एक दो चीजें जुड़ जाती है। वंडरफुल, मतलब जिसमें आप इम्प्रेस तो हुए बट उसमें आप सरप्राइज भी हुए, एक अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज है। वंडरफुल, अमेजिंग, तो दीज आर ऑल इम्प्रेशन। बट अभी ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो उस ग्रुप के नीचे सब ग्रुप्स होते हैं, फिर सब ग्रुप्स के नीचे भी सब ग्रुप्स हो सकते हैं। एक तरह से कास्केडिंग इफेक्ट में, जैसे कि झरना बह रहा हो नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक एक वो पूरा खुल जाता है। तो ग्रुप और सब ग्रुप में चीज डालने से जब तक हम उस चीज के लास्ट में एक्चुअल डेफिनेशन में पहुंचेंगे, आधे से ज्यादा मतलब हमारा ग्रुप और सब ग्रुप में क्लियर हो जाता है। तो इसलिए ग्रुप्स को, वर्ड्स को ग्रुप्स में डालना बहुत जरूरी है। आप ग्रुप में डालने की कोशिश करो तो आपको सब ग्रुप अपने आप मिलते चले जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक फीलिंग्स का एग्जांपल दिया, ऐसे ही बिहेवियर्स में भी हो सकता है। जो हमारे व्यवहार है, और खासकर जितनी भी हम आपस में बातचीत करते हैं उसमें फीलिंग्स और बिहेवियर्स के मैक्सिमम वर्ड तो वही होते हैं। रही जहां तक बात है फिजिकल चीजों की, तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट से हमें पता चल जाता है इस चीज का क्या नाम है। धीरे धीरे जैसे हम यूज करते हैं, या हमारे प्रोफेशन के हिसाब से हमारे को हमारे एक्चुअल वर्क में भी वो चीजें यूज होती हैं। घर में किचन इक्विपमेंट्स हैं या हाउस होल्ड थिंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस वर्ड्स को हम सीख जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे जो फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स हैं, और आपको मालूम होगा कि हम फीलिंग्स का मतलब यही है कि हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो फील करते ही रहते हैं। और रही बात बिहेवियर की, जितने भी हमारे एक्शंस या रिएक्शंस है लाइफ के, वो बिहेवियर है। तो बिहेवियर का मतलब ये है द वे वी एक्ट और रिएक्ट टुवर्ड्स समबडी समथिंग, मतलब जो हमारा मेथड है एक्ट करने का या रिएक्ट करने का, वो सब बिहेवियर्स है। और एक्चुअल में हम कुछ भी काम करें, हमारा एक्शन या रिएक्शन, तो उसके ऊपर उसकी क्वालिटी का तो पता ही चलता ही है कि हमने कैसे कर रही है, बिहेवियर है हमारा, मीन्स काइंड है कि क्रूल है, पोलाइट है या इम्पोलाइट है, सिविलाइज्ड है या अनसिविलाइज्ड है, डिसिप्लिन्ड है या अनडिसिप्लिन्ड है। तो बहुत सारे, अगर मैं अपनी बुक की बात करूं तो मैंने सारे
हर ग्रुप को उसका आगे सब ग्रुप बना के उसको बड़े अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट टेबल्स वगैरह के हिसाब से पूरी वोकैबुलरी को समझाया है। तो और मैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में उनको उठाऊंगा भी कि कभी एक ग्रुप को उसको सब ग्रुप के बारे में मैं हर चैप्टर को कोशिश करूँ कि मैं उसको बना के उसके वीडियो भी बनाऊँ। और बुक तो डेफिनेटली अवेलेबल है ही है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं यूट्यूब पे सब चैप्टर्स को एक एक करके उठा के उनकी बनाऊँ एक वीडियो। तो ये इम्पोर्टेंस है कि हमें भी हर जो वर्ड है उसका ग्रुपिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ग्रासपीटी में जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो रूट। सो रूट एक्चुअली ये अगर हम रूट वर्ड्स की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज से पहले भी कुछ लैंग्वेज रही होंगी, तो उसके बाद और क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है उसने काफी वर्ड में काफी जगह उन्होंने रूल किया हुआ है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत सारी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, खासकर जैसे कि लैटिन, ग्रीक, इस तरह की जो लैंग्वेजेस है वहाँ से उन्होंने वर्ड्स पिक किए हुए हैं और वो वर्ड्स जो अपनी लैंग्वेज में डाले हुए हैं। तो बहुत सारे जो मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश के हैं उसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें कोई ना कोई रूट वर्ड मिल जाएगा। अब पहली बात तो यह है कि रूट वर्ड होता क्या है। कोई भी एक वर्ड हम जो यूज करते होंगे अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें अगर हम उसके आगे से प्रीफिक्स हटा दें या उसके पीछे से सफिक्स हटा दें, तो जो लास्ट जो पार्ट बचता है, खासकर जो भी उसको जितना स्लाइस उसको हमने कर दिया था, तो वो एक्चुअली या तो रूट वर्ड होता है या बेस वर्ड होता है। अब बात यह आती है कि रूट वर्ड और बेस वर्ड में क्या फर्क है। एक्चुअल में दोनों ही स्मॉलेस्ट पार्ट हैं वोकैबुलरी, किसी भी वोकैबुलरी वर्ड का, और जिसमें से प्रीफिक्स और सफिक्स हटे हुए हैं। लेकिन बेस वर्ड क्या है कि वो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनका एक मीनिंग होता है कुछ ना कुछ। लेकिन रूट वर्ड्स का, क्योंकि हालांकि वो वर्ड बनाने में तो हेल्पफुल हो रहे हैं जब हमने उसको प्रीफिक्स सफिक्स लगा दिया, लेकिन एक्चुअल कई बार रूट वर्ड का कोई खुद का मीनिंग नहीं होता। बस जब हम वर्ड्स बनाते हैं तब उसमें उसका पता चलता है कि इसका ये मीनिंग है। क्योंकि अगर आप बहुत सारे रूट वर्ड्स को आप डिक्शनरी में देखने जाओगे तो आप उसको वहां पर नहीं, उसके लिए अलग से एक डिक्शनरी आती है, एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी जिसे बोलते हैं, उसमें वो पूरे रूट वर्ड्स का इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन नॉर्मल डिक्शनरी में हमें रूट वर्ड तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ उस रूट वर्ड से बने हुए जो वर्ड्स हैं उसमें प्रीफिक्स सफिक्स लगाने के बाद वो मिल जाते हैं। तो रूट वर्ड और बेस वर्ड में फर्क यही है कि दोनों स्मॉलेस्ट पार्ट हैं एक वोकैबुलरी का, लेकिन जो बेस वर्ड हैं वो स्टैंड अलोन कर सकते हैं, उनका खुद का एक मीनिंग होता है। और हर बेस वर्ड का एक ना कोई मीनिंग तो होगा, लेकिन रूट वर्ड में कभी तो मैक्सिमम केस में तो उसका खुद का मीनिंग नहीं होगा, लेकिन किसी केस में हो भी जाता है कि उसका मीनिंग हमें मिल जाए। और अगर हम अपनी भाषा की बात करें तो बहुत सारे वर्ड्स हम जैसे कि लोजी वर्ड आप बहुत जगह देखते हैं, तो जो भी किसी स्टडी की बात होती है, एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी, साइंटोलॉजी, बहुत सारे जितने भी वर्ड जिसमें लोजी लगेगा वो कहीं ना कहीं स्टडी की हम बात करते हैं। तो अब जैसे कि और अगर आसान रूट वर्ड जो हमारा कॉमन है, फोबिया भी एक रूट वर्ड है, हमें बहुत जगह पे फोबिया भी मिल जाता है, ग्लासोफोबिया, डेमोफोबिया, लाइक दैट। जिसमें भी फोबिया वर्ड है वो एक रूट वर्ड है, और जो हमारे को किसी डर को, फियर को मेंशन करता है। जैसे स्टडी जो है, जो जैसे लॉजी है वो स्टडी को वो करती है, सिग्निफाई। तो इस तरीके से, और कई बार तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें दो रूट वर्ड्स लगे होते हैं, जैसे साइकोलॉजी। अब वो साइक जो है वो माइंड से रिलेटेड रूट वर्ड है, लॉजी वो स्टडी से रिलेटेड है, तो साइकोलॉजी जो है। और इसको ध्यान रखें कि हम साइकोलॉजी नहीं साइकोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जब हम दो चीज़ों को चाहते हैं कि हर वर्ड का अपना एक अलग पहचान बने, तो उसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये एक आसान एग्जांपल है कि किस तरीके से जो रूट वर्ड्स है, और इसका फायदा क्या होता है कि हम जब भी कोई टेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमें याद नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा बहुत तो अगर हमें रूट वर्ड का आइडिया है तो हमें एक आइडिया वो मिल जाता है, संकेत कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस रूट वर्ड में तो ये चीज मेंशन होती है। लॉजी जहाँ लगा तो पता है कि स्टडी की बात हो रही है। तो इसलिए रूट वर्ड्स को सीखना बहुत जरूरी है, और जितना आप सीख सकते हैं, और खासकर उसके काफी पूरी अलग
वो भी आती है डिक्शनरी और बुक काफ़ी जगह अवेलेबल है। लेकिन अभी क्योंकि हम बात ग्रास्पिटी फार्मूला की कर रहे हैं तो इन ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे रूट वर्ड के बारे में। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे मेल है, बहुत जगह में बहुत सारे वर्ड के आगे मेल लगा होता है, जैसे मलाइन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेल का एक्चुअली मीनिंग ये लैटिन वर्ड है रूट वर्ड, और इसका मतलब है बैड और इविल। कोई भी चीज जो अगर जहाँ मेल यूज होगा तो कहीं ना कहीं या तो बैड और इविल की बात हो रही है। तो जैसे मलाइन है, मलाइन एक वर्ड में मेल लग गया आगे और मलाइन वर्ड बन गया। तो मलाइन का जो मीनिंग होता है कि अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत चीज बोलते हैं पब्लिक में तो वो एक मलाइन वर्ड होता है उसके लिए। मैलिस, मैलिस एक तरह की अगर हमारे हमारे जो रोंग डिजायर्स हैं हमारे किसी के प्रति, क्योंकि हमारा एक हेट्रेड फीलिंग उनके अगेंस्ट है तो उसकी वजह से हमारी रोंग डिजायर्स उनके लिए रहते हैं, तो वो मैलिस होता है। अब जैसे डिसमल है, अब जैसे इन दोनों वर्ड में तो मेल शुरू में लगा एक तरह से प्रीफिक्स की तरह, पर डिसमल में जो मेल है पीछे, अगर अब देखें किसी किसी में कहीं बीच में आ जाता है, कहीं आगे कहीं पीछे, इस तरीके से जो रूट वर्ड है वो यूज होते रहते हैं। तो डिसमल के अंदर जो है वो मेल लास्ट में लगा हुआ है। तो डिसमल एक तरह से किसी की स्टेट ऑफ फीलिंग है कि वो कैसा फील कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा किसी वजह से डिप्रेस होता है या बुरे स्टेट में होता है, तो उसको एज ए डिसमल बोलते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए कि रूट वर्ड क्या होते हैं, यहाँ पर हमने एक वर्ड लिया है। और एक और वर्ड हम देखते हैं जैसे मोट, MORT, मोट के अंदर ये भी एक लैटिन वर्ड है। मोट बेसिकली डेथ, जब भी कोई डेथ की बात होती है तो उससे रिलेटेड मोट का मीनिंग है डेथ। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ हमने दो वर्ड लिए, एक दिया है मोर्टल जो कि वो एडजेक्टिव है, दूसरा है मॉर्चरी, वो नाउन है। अच्छा, इन दोनों वर्ड्स को अगर हम डिफरेंस देखें, जो मोर्टल जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज से बिलोंग करता है और मॉर्चरी जो है एक ये फिजिकल चीज से बिलोंग करती है, क्योंकि मॉर्चरी वो प्लेस है जैसे हॉस्पिटल में एक अलग रूम होता है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, तो वो उसको मॉर्चरी बोलते हैं। वो एक हॉस्पिटल में भी हो सकता है, अलग से बिल्डिंग भी हो सकती है। और जो मॉर्टल है, मॉर्टल की अगर इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो डेड which cannot be exist forever, just like we say the human beings are mortal beings, मतलब वो हमेशा नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो वो डेथ उनको होता है। तो mortal एक एडजेक्टिव है, उसमें भी डेथ की बात हो रही है, और मॉर्चरी एक नाउन है, उसमें भी डेथ की बात हो रही है। तो इस तरीके से जब भी कोई हम नया वर्ड सीखें तो उसका रूट वर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और जिससे ताकि नेक्स्ट टाइम उससे मिलता जुलता भी अगर कोई वर्ड होगा तो हमें इजीली उसका आधा मीनिंग तो पहले रूट वर्ड से क्लियर हो जाएगा। और कई बार तो जब दो रूट साथ लग रहे हैं तो हमें अगर दोनों का मतलब पता है तो हमें वर्ड वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो ये याद करने का एक वर्ड्स को इंग्लिश वोकैबुलरी का बहुत अच्छा तरीका है रूट वर्ड्स का। तीसरा हम आते हैं ग्रास्पिटी में, जो थर्ड अल्फाबेट है वो है एसोसिएशन। सो एसोसिएशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज की बात करें। तो एसोसिएशन का मतलब है कि हर वर्ड को अगर हम जो लोगों को हम जानते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोई सेलिब्रिटीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं, तो उसके द्वारा अगर हम उस वर्ड को किसी एक हमारे जानकार किसी लोगों से हम उसको एसोसिएट कर ले तो इसमें हमें वर्ड याद करने की बहुत आसानी हो जाती है। और जैसे कि मैंने बोला कि हम अपने प्रोफेशन में इतना बिजी हो जाते हैं क्योंकि और हमारा थिंकिंग प्रोसेस हमारी नेटिव लैंग्वेज में चल रहा है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हम जो वर्ड हम सीख रहे हैं और अगर हमारा 20-25 हज़ार का भी टारगेट है तो उसको हम अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते तो भूल जाते हैं। लेकिन जब हमने उस वर्ड को किसी तरह एसोसिएट कर लिया, जिन लोगों से मिलते हैं डेली, तो कहीं ना कहीं हम उसको जैसे देखते हैं तो हमें उनका वर्ड ये याद आ जाता है। जैसे एग्जांपल बात करें चीयरफुल, चीयरफुल पर्सन ऐसा पर्सन है जो हमेशा खुश मिजाज और फ्रेंडली नेचर में वो सबसे रहता है। तो कोई ऐसा पर्सन अगर आपकी लाइफ में है जो इस तरीके से है तो आप उसके साथ चीयरफुल एसोसिएट कर सकते हैं। नॉन वायलेंस हमें सब मालूम है, हम जबकि महात्मा गांधी का हमारे सामने नाम आता है तो हम नॉन वायलेंस उनके साथ एसोसिएट करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, परफेक्शनिस्ट। अब परफेक्शनिस्ट की हम बात करें तो
बहुत बारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आमिर खान है उसको एज ए परफेक्शनिस्ट रेफर किया जाता है उसको। तो एक्चुअली ये परफेक्शनिस्ट वो पर्सन है, वो चाहता है कि वो जो भी काम करे उसमें कोई गलती ना हो, वो हर एस्पेक्ट से एकदम बढ़िया काम होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, तो उसको हम परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। तो आमिर खान बहुत कम पिक्चरें करते हैं, लेकिन जो भी पिक्चर करते हैं वो ऐसा करते हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे, और तो वो उसको एक परफेक्शनिस्ट का दर्जा दिया जाता है। जैसे मेटिकुलस अगर हम बात करें तो मेटिकुलस भी एक ऐसा पर्सन है जो हर चीज के रूट में जाता है। वो मतलब अब वही बात है, वो सुपरफिशियली चीज को करना नहीं पसंद करते, वो हर चीज के रूट में जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को मेटिकुलस बोलते हैं। तो मेटिकुलस और परफेक्शनिस्ट में थोड़ा बहुत समानता लगती है, लेकिन परफेक्शन में थोड़ा सा नेगेटिव टोन कई बार आ जाती है, मेटिकुलस तो पॉजिटिव टोन है। ठीक है, तो ये एक एसोसिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अपनी वोकैबुलरी को एक सुनियोजित ढंग से बिल्ड करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाए और हमारी कन्वर्सेशन में रेगुलर नॉर्मल इंटीग्रेट हो जाए। नेक्स्ट इन ग्रास्पिटी है सेंटेंस। अब सेंटेंस की बात करें तो जब भी हम कोई वर्ड सीखते हैं तो सेंटेंस में ज़्यादातर डालते ही हैं। अगर जैसे अगर मैं अपनी बुक की बात करूँ तो मैंने जितने भी वर्ड्स लिए हैं उनको ग्रुप सब ग्रुप डालने के बाद उसको एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिए हैं, और उसके साथ में बाद में फिर उनका जितने भी सिनोनिम्स है उनका कंपैरेटिव एनालिसिस है। तो सेंटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। और जबकि हम कोई वोकैबुलरी सीखने की कोशिश करते हैं, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और हमें कोई डिफिकल्ट वर्ड मिला तो ऑलरेडी वो सेंटेंस में होता है। वो बात हो रही है कि कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम उसको एज ए कॉन्टेक्स्ट से उसका मतलब समझ के आगे बढ़ जाते हैं कि इसका ये मतलब होगा, एक आइडिया लग जाता है आर्टिकल के बेस पे और आगे पीछे जो वर्ड होते हैं उनके बेस पे, लेकिन डेफिनेटली वो एक सेंटेंस में तो है ही है। तो जब भी कोई नया वर्ड सीखे तो उसको खुद का भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, तो उससे हमारा जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी है। नेक्स्ट है ग्रास्पिटी में पी, अल्फाबेट पी। पी का मतलब है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं अगर हम बात करेंगे तो। अब यानी कि जो भी आप टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर पे, लिटरेचर में, आप उसमें से कोई भी वर्ड पिक करोगे तो मोस्टली वो इन्हीं 8 कैटेगरीज में आएगा। उसके अलावा अगर हम आर्टिकल्स वगैरह छोड़ दें तो आर्टिकल्स और उसके अलावा और भी जैसे चीज़ें होती हैं, जिरेंड्स, इन्फिनेटिव, उनके अलावा क्योंकि रही बात जिरेंड की तो उसको वर्ब नाउन ही बोलते हैं, और इन्फिनेटिव को जो है और पार्टिसिपल को वर्ब एडजेक्टिव बोलते हैं, तो वो एक तरह से वर्ब का ही पार्ट है, तो वर्ड से मिलता जुलता है। लेकिन बेसिकली जितने भी आप टेक्स्ट है इंग्लिश की वो सारी 8 भागों में बांटी जा सकती है। तो हम जब ग्रामर की बात करते हैं तो हम ये चीज़ों को भी सीखते हैं ताकि हमारी ग्रामर अच्छी हो जाए, नाउन पर नाउन, और ये इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको अगर ढंग से सीखा जाए तो हम आसानी से इनको सीख सकते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि हमें जो भी वर्ड का है वो पार्ट ऑफ स्पीच जानने की कोशिश करें कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। जैसे कि हम वहाँ पर देख रहे थे रूट वर्ड्स में कि मॉर्टल जो एडजेक्टिव है, मोर्सी नाउन है, तो नाउन से पता ही चल जाता है जब हमें पार्ट ऑफ स्पीच है तो थोड़ा एक आइडिया हो जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये कोई वस्तु है, व्यक्ति है, पर्सन है, या कुछ क्वालिटी है, या इस तरीके से। तो इनको पार्ट ऑफ स्पीच को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्ड को जो आप सीखे उसमें उसका देखें कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। नेक्स्ट लेटर इन ग्रास्पिटी इज पी। पी का इसमें यहाँ पर जो पी है वो मेंशन करता है प्रीफिक्स सफिक्स को। स्टैंड्स फॉर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। हालांकि प्रीफिक्स जो है वो वर्ड के बिगनिंग में लगता है, सफिक्स बाद में लगता है, तो इन्होंने यहाँ पर एक ही में प्रीफिक्स सफिक्स को दोनों को लिया गया है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे रूट वर्ड और बेस वर्ड, तो जब रूट वर्ड और बेस वर्ड के आगे हम प्रीफिक्स लगा दें या उनके पीछे हम सफिक्स लगा दें तो एक नए वर्ड का क्रिएशन हो जाता है। तो प्रीफिक्स सफिक्स का सिग्निफिकेंस यही है कि हर वर्ड नए वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो कोई भी वर्ड आप सीखे तो उसके आगे
प्रीफिक्स सफिक्स लगाने की कोशिश करें ताकि आप नए वर्ड का उसमें, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमने दो लिए हुए हैं, दोनों ही एक तरह से बेस वर्ड है, एक तो काइंड और दूसरा फ्रेंड। ये रूट वर्ड नहीं है, ये बेस वर्ड है, इनका खुद का मीनिंग है, काइंड का खुद का मीनिंग है और फ्रेंड का भी खुद का मीनिंग है। लेकिन काइंड के आगे अन लगा दिया तो एक नया वर्ड बन गया अनकाइंड, पीछे सफिक्स लगा दिया ly तो काइंडली बन गया, और एक सफिक्स नेस लगा दिया तो यानी कि जब भी कोई नया वर्ड सीखे उसके आगे प्रीफिक्स सफिक्स लगा के कोशिश करेगी या अपने माइंड में याद करने की कोशिश कर रहे कि ये इसमें क्या क्या और वर्ड हो सकते हैं। और वैसे भी जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में आ जाते हैं तो हमें प्रैक्टिस में वो चीज़ें देखी जाती है कहीं ना कहीं। तो ये जहाँ पर दोनों वर्ड जो है फ्रेंड और अनकाइंड से तीन वर्ड बनाए हुए हैं, और इस तरीके से एक समझाने के लिए कि हर जो भी वर्ड आप सीखे उसमें प्रीफिक्स सफिक्स लगाने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट आ जाता है टोन, जो लास्ट हमारा जो अल्फाबेट है ग्रास्पिटी फार्मूला में, वो है टोन। अब टोन क्या है कि कई बारी अगर हम कोई भी वर्ड्स है उसका एक तो मीनिंग होता है, मीनिंग पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और एक उसकी टोन होती है। जो टोन है, अभी मैं आपको जैसे हम एग्जाम्पल वर्ड देखिए तभी ये बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में मीनिंग और टोन में क्या फर्क है। देखिए जैसे पहला वर्ड हमने यहाँ लिया है काइंडनेस। काइंडनेस क्या है? काइंडनेस एक अच्छा बिहेवियर की क्वालिटी है जिसमें उसका मीनिंग भी पॉजिटिव है और टोन भी पॉजिटिव, आउट ऑब्वियसली कि उसका टोन भी पॉजिटिव है। जैसे काइंड पर्सन इज अ पर्सन who has got sympathy for others, who helps others, who is very generous, very polite, means so many qualities kind person। हिंदी में जैसे हम दयालु बोल देते हैं, लेकिन दयालु एक सिंपैथी के लिए भी होता है और दयालु जो है जेनरोसिटी, हेल्पफुलनेस और भी क्वालिटी होती है। तो काइंडनेस एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग भी पॉजिटिव है और टोन भी पॉजिटिव है। क्रुएलिटी की अगर हम बात करें तो क्रुएलिटी एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग भी वो है और टोन भी नेगेटिव है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग तो सेम हो सकता है लेकिन टोन अलग हो सकती है। अब जैसे कि हम बात करें ब्रेवरी, सो ब्रेवरी एक वो क्वालिटी है जिसके अंदर में जो भी एनीवन हु इज ब्रेव वो एक बहुत करेज शो करता है, वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देते हैं, डेंजर की परवाह नहीं करते हैं, तो उस क्वालिटी को हम ब्रेवरी बोलते हैं। तो जैसे कि सोल्जर्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं हमें सेफ गार्ड करने के लिए। सोल्जर्स हमारी कंट्री को सेव करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा देते हैं, डेंजर की परवाह नहीं करते, तो वो ब्रेवरी है। लेकिन एक वर्ड है ओडेसिटी। ओडेसिटी जो है उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन वो अच्छे कॉज, अगर मान लो कोई एक गून है, कोई जैसे कोई गुंडा बदमाश अगर रिस्क ले रहा है तो वो भी तो रिस्क तो वो भी ले रहा है, लेकिन वो अच्छे काम के लिए नहीं ले रहा, तो उस केस में वहां पर जो टोन आ रही है रिस्क लेने की या उसके जो मीनिंग की वो नेगेटिव आ रही है। तो इसलिए हर वर्ड का हमें टोन समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका टोन क्या है, इसका पॉजिटिव टोन आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि जो परफेक्शनिस्ट है और जो मेटिकुलस है वो दोनों मिलते जुलते तो लग रहे हैं, पर परफेक्शनिस्ट को लोग कई बार नेगेटिव टोन भी ले लेते हैं। अब जैसे कई लोग बोलते हैं फिनिकी या फसी, कोई बहुत वहमी है या हर चीज में नुक्ताचीनी करता है, तो उसको हम फिनिकी या फसी भी बोल देते हैं, तो वो एक नेगेटिव टोन चली जाती है। वो भी कोशिश कर रहा है कि हर चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से हो, लेकिन वो एक नेगेटिव टोन चली जाती है। ये सब पॉजिटिव। तो हर वर्ड में कहीं ना कहीं टोन छुपी होती है, और कई बारी दो वर्ड्स की मीनिंग तो एक जैसा हो सकता है लेकिन टोन अलग हो सकती है। तो दोस्तों ये हमने आज डिस्कस किया ग्रास्पिटी फार्मूला। आई थिंक आपको एक अच्छे तरीके से इसका नॉलेज होगी, और ताकि चूंकि ये वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। या